अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक 4.5 और स्पेसिफिकली इसमें डिस्कस करने वाले हैं आयनिक कंपाउंड्स को। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 विच इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सो फार वी आर डन विद इंट्रोडक्शन. Then we discussed topic number 4.1 which was about why do atoms form chemical bond. Then we did topic 4.2 which was what is chemical bond. Then 4.3 which was all about types of chemical bonds. और उसमें हमने डिस्कस की हैं further ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond and metallic bond. Then we started our topic 4.4 which was about intermolecular forces. और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक 4.5 विच इज नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज. एज द टॉपिक नेम इंडिकेट्स दैट इसमें हम देखेंगे कि मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड बनने से कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज किस तरह से चेंज होती हैं. सो वी कैन से दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग प्रेजेंट इन देम. जी हाँ, बॉन्डिंग मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, जैसे कि हमने 4 मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड्स इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं. सो अकॉर्डिंग टू दोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स नतीजे में बनने वाले कंपाउंड्स भी डिफरेंट होंगे. सो अगर वो कंपाउंड्स डिफरेंट होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से किसी हद तक मुख्तलिफ हो सकती हैं. सो लेट्स डिस्कस द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स. अब यहाँ तक आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि हमें हर तरह के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है और उन प्रॉपर्टीज की बेस होगी उनके दरमियान पाया जाने वाला केमिकल बॉन्ड. सो आज के इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हम कवर करने वाले हैं आयनिक कंपाउंड्स को. जी हाँ, विच इज टॉपिक नंबर 4.5.1 आयनिक कंपाउंड्स. सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ. आयनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड्स विच कंटेन आयनिक बॉन्ड्स इन देम. यानी कि वो सारे के सारे कंपाउंड्स जो कि वजूद में आएंगे आयनिक बॉन्ड के बनने से उन्हें हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड्स. इफ वी लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, सो द वेरी कॉमन एग्जांपल NaCl which is called as sodium chloride, KCl potassium chloride, KNO3 potassium nitrate, CaCO3 calcium carbonate and many more. These are the common examples of ionic compounds. अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉपर्टी स्टडी करनी है तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो किस किस चीज़ से मिलके बना है, जिसे हम कहते हैं कॉम्पोजिशन. सो इफ़ वी लुक एट द कॉम्पोजिशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, सो आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. चूँकि नाम ही आयनिक कंपाउंड है और आयंस 2 तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैट आयंस या फिर एन आयंस. तो हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स मिलके बने हैं किससे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से. एंड ये आयंस पे कंसिस्ट करेंगे. कभी भी इसका स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल नहीं हो सकता. सो जहाँ पे भी वर्ड मॉलिक्यूल आएगा इसका मतलब वो आयनिक कंपाउंड नहीं है. जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वाटर आयनिक कंपाउंड नहीं हो सकता. कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है तो वो आयनिक कंपाउंड नहीं हो सकता. आयनिक कंपाउंड को देखने की सबसे बड़ी निशानी ही ये हो सकती है कि अगर कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ आए कि वो चीज़ मॉलिक्यूल है तो फिर वो आयनिक कंपाउंड नहीं होगी, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस. अब अगर बात करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करती है, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड्स, क्या आखिर आयनिक कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ जुड़े किस तरह से रहते हैं. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आयनिक कंपाउंड्स इज बिटवीन positively and negatively charged ions, और positive और negative charges एक दूसरे को attract करते हैं. So the force which is present between these two oppositely charged ions is electrostatic force, and electrostatic force is a strong force. अब अगर देखें कि आयन से मिलके तो बने हैं, लेकिन आखिर उन आयंस की अरेंजमेंट क्या है. So there is orderly arrangement of ions. पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस ऐसा नहीं होता कि वो रैंडमली एक दूसरे में मर्ज होते हैं. इट्स नॉट लाइक दिस. दे आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न. जी हाँ, एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है जिससे उस कंपाउंड का क्या बनता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर. जैसे कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और अगर आप देखें इस डायग्राम की तरफ तो ये आपको काफ़ी स्कीमेटिक लग रही होगी. इसमें आपको काफ़ी सीक्वेंस नज़र आ रहा होगा.
आप देख सकते हैं कि हर क्लोरीन आयन, जिसे हम क्लोराइड आयन भी कहते हैं, वो अटैच है एक सोडियम आयन के साथ, which is Na+. These green color balls, they are representing you chloride ion, and brown colored balls, they are representing you sodium. So now we know about the definition, examples, composition, force of attraction and arrangement of ions. यानी कि हमें आयनिक कंपाउंड्स की सारी डिटेल्स का अच्छे से पता है. So अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं. So ionic compounds, they have the following properties. First one is physical state. Physical state का मतलब होता है कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, मैटर की. And we know that there are 3 physical states of matter: solid, liquid और gas. And ionic compounds, they are mostly crystalline solids. क्योंकि इसके जो आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो इसलिए ये एग्जिस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में. दूसरी प्रॉपर्टी देखें, विच इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब टू व्हाट एक्सटेंट अ पर्टिकुलर कंपाउंड कैन पास थ्रू इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि एक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है या नहीं कर सकती. ईदर इट इज अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर. सो यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ है. जैसे कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकती हैं. सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को समझना है. आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट, दे हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. जी हाँ, सॉलिड स्टेट में नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना होने के बराबर. सो सॉलिड फॉर्म में अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा. लेकिन जब आप उसे डिसॉल्व करेंगे किसी सोल्यूशन में, यानी कि आपने उसे डिसॉल्व कर दिया, चाहे पानी ही ले लें आप उसकी जगह, उसे डिसॉल्व करके सोल्यूशन फॉर्म में लाएंगे या फिर आप उसे मेल्ट कर दें, इन दोनों फॉर्म्स में क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. जी हाँ, सो वी कैन से आयनिक कंपाउंड्स, दे आर गुड कंडक्टर्स इन सॉल्यूशन एंड इन द मोल्टन फॉर्म. एंड यू मस्ट नो द रीजन. जब भी आप किसी चीज की कोई प्रॉपर्टी लर्न करेंगे, यू मस्ट नीड टू लर्न द रीजन एज वेल, कि आखिर उसके पीछे लॉजिक क्या है. तो लॉजिक को समझ लेते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन देम. जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमारे पास चार्जेस का होना बहुत जरूरी है. और जब आप बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर की, तो उसके अंदर फ्री आयंस अवेलेबल नहीं है. जैसा कि आपने देखा दिस स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये होगा स्ट्रक्चर. क्या आपको यहाँ कोई भी अवेलेबल आयन या फिर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? यकीनन आपको ये सारी चीजें जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं. सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन इज अवेलेबल ओवर हियर. सो इसी चीज को आपने अपने माइंड में रखना है. और क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन और डिसॉल्व्ड इन वाटर. कि जब वो मेल्ट हो जाएं या डिसॉल्व हो जाएं तो उसकी रीजन क्या है उसके पीछे. सो देखते हैं कि अगर इस तरह से सवाल पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या करना है. सो देयर मस्ट बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस इन ऑर्डर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये मस्ट कंडीशन है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हेन an ionic compound is molten or dissolved in water to form an aqueous solution, तो होगा क्या? Cations and anions are free to move. चूंकि लिक्विड में चीजें स्लाइड पास करती हैं और उनका स्ट्रक्चर उस तरह से रिजिड नहीं होता. So when they are free to move, they can conduct electricity. But however, there are no free moving ions to conduct electricity in the solid state, since the ions are held in place in lattice स्ट्रक्चर्स. यानी कि सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी कंपाउंड के लिए. सो आयनिक कंपाउंड्स, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. अब इसका अंदाजा आप इसी तरह लगा सकते हैं कि आप के घर में नमक तो मौजूद होगा, विच इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट. तो आप अगर पता लगाना चाहें उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, चलें बॉइलिंग पॉइंट की ही बात कर लेते हैं. तो अगर आप उसे डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो क्या आप उसे बॉयल कर सकेंगे? क्या इतना आसान है? और अगर मेल्टिंग की ही बात करेंगे तो आप उसे कितनी हीट देंगे तो क्या वो मेल्ट होगा?
अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा तो आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वो सॉल्ट अपना कलर तो चेंज करेगा लेकिन वो मेल्ट या फिर बॉयल नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि सोडियम क्लोराइड इज हैविंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 800 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोचेंगे कि 800 डिग्री सेल्सियस क्या बहुत ज़्यादा वैल्यू है? जी हाँ, यकीनन वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और ये उससे 8 टाइम्स ज़्यादा है। सो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 800, यानी कि 800 पे जाके ये सिर्फ मेल्ट होने वाला है। और अगर बॉइलिंग की बात करें तो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 1413 डिग्री सेल्सियस, जो कि तकरीबन 14 गुना ज़्यादा है फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि जितनी हीट आपको वाटर को बॉईल करने के लिए रिक्वायर्ड है, अगर आपको सोडियम क्लोराइड को बॉईल करना है तो उससे 14 टाइम्स ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। सो दिस शोज दैट देयर इज हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन आयनिक कंपाउंड्स। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, आखिर ऐसा होता क्यों है? यू मस्ट नो द रीजन फॉर एवरी प्रॉपर्टी। अब रीजन इसकी ये है कि आयनिक कंपाउंड्स दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स को ब्रेक करने के लिए यू नीड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। So, because we need a great amount of energy to break the forces, which force? Electrostatic force. So, इसलिए होंगे इनके melting और boiling points high. और यही reason है कि most of the times ionic compounds they are solid at room temperature and pressure. So, हम कह सकते हैं कि these compounds are non-volatile. Non-volatile का मतलब not vaporizing readily. मतलब आसानी से ये vapors में कन्वर्ट नहीं होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज solubility. Solubility is ability of solute to dissolve in a solvent. अब अगर बात करें आयनिक कंपाउंड्स की स्पेसिफिकली, सो दे डिसॉल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब जिनमें पोलैरिटी पाई जाती है, यानी कि ये वो वाले सॉल्वेंट्स हैं जो ऐसे एलिमेंट से मिलकर बनेंगे जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। सो आयनिक कंपाउंड्स में चूंकि ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं उनमें भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स दे इजीली डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। एग्जाम्पल है पोलर सॉल्वेंट की वाटर। अब इसकी एक और रीजन भी है, वाटर हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जी हाँ, इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। सो दिस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से इट विल वीकन द अट्रैक्शंस बिटवीन द आयंस। अब देखते हैं कि आखिर ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज है। द एक्सटेंट टू विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस इज डिक्रीज्ड ड्यू टू अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि जब आपने एक आयनिक कंपाउंड को डाला है किसी सॉल्वेंट में, तो वो सॉल्वेंट किस हद तक उन दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच की फोर्स को ब्रेक कर सकता है, वो बताएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, यानी कि वाटर के अंदर ये पावर है कि वो दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच की फोर्स को ब्रेक करने में हेल्प कर सकता है। तो अगर वो उस फोर्स को वीक कर सकता है तो इसका मतलब वो उस चीज को अपने अंदर इजीली डिसॉल्व भी कर सकता है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, व्हाई आर मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल इन वाटर? कि ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल क्यों होते हैं वाटर के अंदर? सो कॉन्सेप्ट तो हम समझ चुके हैं, अब देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वर्डिंग के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सो वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू आयंस. This weakens the electrostatic forces between the ions. So as a result होगा क्या? The ions are pulled from the lattice structure and the compound dissolves to form an aqueous solution. यानी कि वाटर जब उसके बीच की फोर्सेस को ब्रेक करेगा तो वो डिसॉल्व होके एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब जो के होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, देयर इज नो वाटर प्रेजेंट, सो देयरफॉर
ionic compounds are insoluble as the ions remain tightly held in the lattice structure. So एक बात तो क्लियर है, जब तक लैटिस स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा तब तक डिसोल्यूशन नहीं हो सकती, और वाटर के हाई वैल्यू होने की वजह से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो लैटिस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके उस कंपाउंड को डिसॉल्व कराने में हेल्प कर सकता है। सो ये हैं हमारी 4 प्रॉपर्टीज फॉर द आयनिक कंपाउंड्स, जो कि थी फिजिकल स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड सॉल्युबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है आयनिक कंपाउंड्स को, और हमने डिस्कस की उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल, उसकी फॉर्मेशन और उसकी प्रॉपर्टीज इन डिटेल, और हर प्रॉपर्टी की रीजन भी विद एग्जाम्पल एज वेल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कोवलेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।